2, 1. क्लास 9th में चले गए, इंग्लिश बोलना क्या पढ़ना भी नहीं आता, तो आइए सीखते हैं आसान भाषा में इंग्लिश पढ़ना। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं टेंस, जिससे कि बहुत ही आसान शब्दों में हम इंग्लिश पढ़ पाएंगे। तो देखिए, टेंस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, और डेफिनेशन ऑफ द टेंस यानी टेंस की परिभाषा क्या होती है। तो आज हम बहुत ही आसान शब्दों में जानने वाले हैं टेंस। तो हमारा टेंस होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए, डेफिनेशन ऑफ द टेंस, परिभाषा। टेंस यानी जिसको हिंदी में काल बोलते हैं। तो अभी हम इसका जानने वाले हैं परिभाषा। टेंस की परिभाषा क्या होती है, जिससे समय का पता लगता है उसे टेंस कहते हैं। जिससे समय का पता लगता है उसे टेंस कहते हैं। जिससे समय का पता चलता है उसे कहते हैं टेंस। हिंदी में काल। यह कितने प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है, और आखिर टेंस होता क्या है, हम लोग टेंस पढ़ते क्यों हैं। इससे पता चलता है कि हमें बात हो रही है या बात चल रही है, बीत गई है, होने वाली है। सो आसान भाषा में जानना चाहे तो इससे पता चलता है कि हमारे बातों के बारे में, हमारी बात चल रही है या हो गई है, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में एंड प्रेजेंट के बारे में। तो टेंस जिससे समय का पता चलता है उसे टेंस कहते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट एंड तीसरा फ्यूचर टेंस। तो अभी हम जानने वाले हैं इसके प्रकार। सबसे पहला जानेंगे, सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, TENSE, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन यह होता है जिससे समय का पता चलता रहता है, यानी कि हमें तुरंत ही उसका समय पता चल जाता है प्रेजेंट टेंस में, जिससे समय का पता चलता रहता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका हम अभी हेडिंग डलवा कर लिखवा रहे हैं। एंड हमारा सेकंड है, सेकंड है हमारा पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, TENSE, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। हमारे पास्ट टेंस से हमारे बीते हुए समय के बारे में पता चलता है। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, थर्ड, FUTURE, फ्यूचर, TENSE, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। और अभी हम सीखने वाले हैं हेडिंग डालकर प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और हम इससे हिंदी से इंग्लिश कैसे बना सकते हैं, और इंग्लिश को हिंदी में जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कत ऐसी आती है कि हिंदी तो हम इंग्लिश को उसका इंग्लिश पढ़ लेते हैं, बट क्या होता है कि हमें उसका हिंदी नहीं पता होता है। तो अभी हम डालने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमारा ये भी 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। इसको बताने वाले हैं आगे वीडियो में। तो अभी देखिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट टेंस। अभी हेडिंग डालना है प्रेजेंट, तो अभी हम लिखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, जिससे समय का पता चलता रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। इसका भी हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं। एक बार और सुन लीजिए इसका डेफिनेशन, जिससे समय का पता चलता रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। अभी हम प्रेजेंट, TENSE, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिससे समय का पता चलता रहता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एंड इसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है, इसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता, इसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तो अभी हम डालने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, और इसका डिफिनेशन ये लिखेंगे,
जिससे समय का पता चलता रहता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, एंड इसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है। अभी हम इससे प्रेजेंट टेंस की सहायता से हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस की सहायता से हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अभी हम डालेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। पहले जान लीजिए इसका हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब पहले हम इधर डाल देते हैं, पॉइंट में करके लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब, HALPING, हेल्पिंग, PERB, हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में सहायक क्रिया। इसका हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका 3 हेल्पिंग वर्ब होता है। पहला इज, दूसरा एम, तीसरा आर। इज, एम, आर। पूरे प्रेजेंट टेंस में यही आपको हेल्पफुल होने वाला है। पूरे प्रेजेंट सिंपल टेंस में यही आपको हेल्पफुल होने वाला है। इससे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं याद रहेगा और कहाँ सही तरीके से रखना है तो आप टेंस बना ही नहीं पाएंगे, ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएंगे। सो ये तीनों बहुत ही ध्यान से माइंड में एक तरफ सेट करके रख लीजिए। इज, एम, आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इज कहाँ यूज होता है, एम कहाँ यूज होता है और आर कहाँ यूज होता है। इज, इज पॉइंट में करके लिखेंगे, एक वचन या नाम, ही, सी, इट, दिस, या एक वचन या नाम के साथ इज का प्रयोग होता है। एंड सेकेंड, सेकेंड हमारा एम, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। और हमारा थर्ड है आर। आर का प्रयोग कहाँ होता है? बहुवचनकर्ता के साथ या फिर वी, यू, दे। ये जहां भी आपको मीनिंग मिल जाए वहां हम आर का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे या बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब बहुत ही अच्छे से और ध्यान से अभी हम पॉइंट करके लिखवा रहे हैं। इज का कहाँ प्रयोग होगा, आर का कहाँ और एम का कहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम पॉइंट में डालेंगे इज, पॉइंट में डालेंगे इज। इज का कहाँ प्रयोग होगा? जहां आपको ये मीनिंग देखने को मिल जाए, ही, SHE, सी, इट, या फिर THIS, दिस, या फिर नाम, या फिर एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। तो आप देख चुके हैं कि इज का प्रयोग कहाँ होता है। ही, सी, इट, दिस या नाम या एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसका प्रयोग। अब हम जानने वाले हैं एम का प्रयोग। एम का प्रयोग कहाँ होता है? पॉइंट में करके लिखेंगे एम का प्रयोग, पॉइंट में करके लिख लीजिए ए एम। एम का प्रयोग कहाँ होता है? लिखेंगे आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। सो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। अब हम जानने वाले हैं आर का प्रयोग। आर का प्रयोग कहाँ होता है? बहुत ही खास करके पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम जानने वाले हैं आर का प्रयोग। आर का प्रयोग होता कहाँ है? डालेंगे ARE, आर का प्रयोग। पॉइंट में करके इसको लिख लीजिए आर का प्रयोग। जहां आपको ये वर्ड मीनिंग देखने को मिल जाए, वी, यू, दे या बहुवचन, जैसे देखिए WE, वी, या फिर आपको देखने को मिल जाए YOU, या फिर आपको देखने को मिल जाए THEY, दे, या बहुवचन कर्ता के साथ ARE, आर का प्रयोग होता है। वी, यू, दे या
बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं पता है कि इज का प्रयोग कहाँ होगा, एम का प्रयोग कहाँ होगा और आर का प्रयोग कहाँ होगा, तो आप टेंस बना ही नहीं सकते हैं। इसको पॉइंट करके याद कर लीजिए, इज का प्रयोग कहाँ होगा, एम का प्रयोग कहाँ होगा और आर का प्रयोग कहाँ होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ही सी इट दिस या एक वचन या नाम कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। एंड सेकेंड हमारा है आई, एम का प्रयोग केवल आई के साथ होगा और अन्य कहीं जगह पर भी नहीं होगा। एंड सेकेंड हमारा है, थर्ड हमारा है आर, वी यू दे या बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। तो ये हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम डालने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी हम हेडिंग डालने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसका रूल्स है, उसका रूल्स भी लिख रहे हैं। सो अभी डाल लीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव, SENTENCE अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारा है प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम इसके अंदर जानने वाले हैं। इसे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले रहेगा हमारा कर्ता। सबसे पहले हमारा रहेगा कर्ता, फिर उसके बाद में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर प्लस इज एम ए आर ई आर प्लस इसके बाद हम यूज करेंगे संज्ञा कोष्टक में जिसको बोलते हैं पूरक, और प्लस इसके बाद हम यूज करने वाले हैं शेष यानी कि अदर वर्ड। ये जैसे मैथ में फार्मूला लगता है, रूल्स लगता है, उसी तरह इंग्लिश बनाने के लिए रूल्स लगता है। मैथ में अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप मैथ का सवाल कर ही नहीं पाओगे। इसी तरह अगर आपको इंग्लिश में ये फार्मूला नहीं पता है तो आप इंग्लिश बना ही नहीं पाओगे और इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाओगे। इंग्लिश पढ़ तो लोगे, इंग्लिश पढ़ लोगे, लेकिन आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। पढ़ने से क्या मतलब जब हिंदी में आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। तो मेन बात यही है, इसको अगर ये आपको याद है तो आप इंग्लिश आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो यही फार्मूला होता है समझने को इंग्लिश। अगर ये आपको याद है तो इंग्लिश आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस से हमारा ट्रांसलेट होगा। एग्जाम्पल करके लिख लीजिए, जैसे 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 देखिए, जैसे हो गया वह लड़का है, वह लड़का है, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत ही आसान शब्दों में सीखिए। वह लड़का है। सो देखिए इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्ता हमारा क्या है। फार्मूले में देखिए कर्ता हमारा क्या है, कर्ता हमारा है वह, जिसके बारे में चर्चा हो रही हो उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता हमारा है वह, तो हम वह का मीनिंग लिखेंगे ही, HE। सेकेंड बात हम आप लोग क्या बताए थे, बोले थे कि इज का प्रयोग कहाँ होगा और एम का और आर का। सो गाइस स्टार्ट में हम आपको एक बात बताना भूल गए कि कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। जब हमें वाक्य के लास्ट अंत में है, हूं, हो इत्यादि शब्द मिले तो हमें पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के डिफिनेशन में लिख लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस के डिफिनेशन में लिख लीजिएगा, ऐसे वाक्य के अंत में इसके बाद हम आपको प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन अच्छे से लिखवा दे रहे हैं। लास्ट में है, हमें पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। चलिए आगे देखिए, अभी इसकी वजह से इसका हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। यहाँ हमारा ये है कि सी इट दिस या नाम के साथ इज का प्रयोग होता है। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज। तो हमारा आएगा इज। लड़का का मीनिंग आपको पता है, संज्ञा, इसके बाद क्या है संज्ञा, और हमारा शेष कुछ भी नहीं है। तो संज्ञा क्या है, लड़का। लड़का का मीनिंग क्या होता है, बॉय। तो BOY, बहुत ही आसान तरीके से
इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ही इज बॉय, हिंदी में वह लड़का है। ठीक, अब सेकेंड हम बनाएंगे, वह एक गाय है, वह एक गाय है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा ही, वह का मीनिंग क्या होता है? ही। फिर हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा? एक वचन है, इससे पता चल रहा है कि एक वचन है, तो अभी हम यूज करेंगे यहाँ इज। गाय का मीनिंग क्या होता है? यहाँ देखिए, एक है तो लिख देंगे ए। गाय का मीनिंग क्या होता है? काऊ, COW। ही इज ए काऊ। ठीक, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, वह एक गाय है, और इंग्लिश में भी ही इज ए काऊ। तो ये हो गया, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड में क्या है? थर्ड में हमारा ये है, थर्ड में जैसे बना लीजिए, तुम मेरे मित्र हो। अब देखिए, यहाँ पर आ गया तुम, इसका मीनिंग सबसे पहले क्या है? करता। इसका मीनिंग लिखेंगे यू। देख लीजिए, यू हमारे बहुवचन कर्ता के साथ है, वी यू दे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज क्या होगा? आर। तो अभी हम यहाँ लिखने वाले हैं यू आर। सबसे पहले कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपका रहे, इज एम आर, इसमें से एक चूज करना है, फिर उसके बाद संज्ञा, पूरक, शेष। तो यू आर, उसके बाद हम यूज करने वाले हैं मेरे, यानी कि माई। क्या? मेरे। मेरे का मीनिंग क्या होता है? माई, एम वाई। और उसके बाद क्या बचा है हमारा? मित्र, यानी कि मित्र का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। तो तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड। और एग्जाम्पल में एक और देख लीजिए, हमारा एम कहाँ यूज होगा? जैसे आ गया, मैं स्कूल में हूँ, हमारा ये आ गया, मैं स्कूल में हूँ। तो सबसे पहले मैं का मीनिंग क्या होता है? आई। अगर इतना आपको नहीं पता है तो मैं आपको 100 से भी ज्यादा वर्ड मीनिंग दे दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। मैं का मीनिंग आई, आई माने मैं। एंड सेकेंड हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब। आई, यहाँ इज एम आर है, आई के साथ हमेशा किसका हो, क्या लगेगा? एम। तो हम यहाँ लगा देंगे एम, आई एम। एंड सेकेंड, अब यहाँ लिखेंगे हम मे का मीनिंग। मे मतलब इन, और इन की संख्या लगाएंगे द। आई एम इन द, आई एम इन द स्कूल। सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस। और फिर हम उसके बाद में बताएंगे आपको फ्यूचर सिंपल टेंस, एंड फिर पास्ट सिंपल टेंस। और उसमें भी बताएंगे, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बताएंगे पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। और फ्यूचर टेंस के भी अंदर बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो अभी इसी डेफिनेशन आधा ही हम लिखवाए थे, और हल्का फुल्का वीडियो मिस्टेक में भूल गए थे, तो उसको आप लिख लीजिए। अभी हम उसको स्टार्ट में लिखवा दे रहे हैं। सिंपल, TEMPLE प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका आप सही से डेफिनेशन लिख लीजिए। PRESENT प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो जिससे समय का पता
चलता रहता है उसे PRESENT प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है। एंड हमारा जो पॉइंटेड इसमें हमारा ये है, जो हम भूल गए थे। पॉइंटेड हमारा ये है, ऐसे वाक्य के अंत में जिससे हमें जानने को मिलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस के ही बारे में बात हो रही है। ऐसे वाक्य के अंत में है, हो इत्यादि शब्द लगा रहता है। ऐसे वाक्य के अंत में मेन हमारा इसमें क्या है? ऐसे वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, यही चार चीज देखने को मिलेंगी। है, हूँ, हो, जिससे कि हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस की ही बारे में बात हो रही है। ऐसे वाक्य, ये हमारा पूरा वाक्य है। अंत में क्या मिला है। ये भी हमारा क्या है? पूरा वाक्य है। क्या मिला है। इसमें क्या मिला है? हो। इसमें क्या मिला है? तो इसका डिफिनेशन यही हो जाएगा, ऐसे वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि शब्द लगा रहता है। तो अभी हम बता चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इसके बाद हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। सो अभी हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सेंटेंस दे रहे हैं जो आप लोग बनाइएगा, और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमें अभी भी दिक्कत हो रही है। गाय काली है। और दूसरा बनाना है आपको, तुम कुत्ता हो। सेकेंड बनाना है, मैं घर में हूँ। मैं घर में हूँ। और एक और ले लीजिए, सीता मेरी मित्र है। सीता मेरी मित्र है। सो अगर आपको समझ में आ गया है तो ये 4 सेंटेंस ट्रांसलेट करिए। बाकी अब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।